हेलो नमस्कार। आप सभी भावों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है वेव ऑप्टिक्स। अब देखो वेव ऑप्टिक्स क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्लास 10th में ही पढ़ा गया था कि लाइट के पास डुअल नेचर होते हैं। डुअल नेचर में क्या क्या नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर होता है उससे हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब फेनोमेना जो होता है लेंस और मिरर वाला, वो सब हम लोग समझते हैं। लेकिन जो बचा हुआ फेनोमेना है जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब जो बेसिक फेनोमेना है उसको समझने के लिए लाइट का वेव नेचर होना पड़ा। मतलब अगर ये फेनोमेना हो रहा है लाइट के द्वारा तो मतलब लाइट के पास वेव नेचर होगा। अब वही लाइट के वेव नेचर को पढ़ा जाएगा। तो इसके बारे में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लिया जाए। वैसे चैप्टर नेम तो है अपने पास वेव ऑप्टिक्स। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लें यार, ये एडजस्टमेंट ख़त्म नहीं होता है जीवन में। यहाँ पे लगा लिया हम। तो अब हम लोग को क्या है, चैप्टर का नेम है वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स मतलब लाइट रिलेटेड, और लाइट में कैसा वेव नेचर पढ़ना अपने को। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया जाए। अब इंट्रोडक्शन में ये जानना है कि जैसे लाइट के पास सबसे पहले कौन सा नेचर हम लोग पढ़े, पार्टिकल नेचर। तो वो पार्टिकल नेचर एक रेने डेस्कार्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा बताया गया था कि लाइट जो है, रेने डेस्कार्ट का ये कहना था कि लाइट जो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिए थे। कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है पार्टिकल नेचर। तो रेने डेस्कार्ट का ये कहना था कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। अब इसको आगे फर्दर कौन एक्सप्लेन किया था, न्यूटन। देखो न्यूटन हर जगह और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। रेने डेस्कार्ट स्टार्ट ये थे, लेकिन पूरा ख़त्म करने वाला व्यक्ति कौन था, न्यूटन। तो न्यूटन का ये कहना था कि लाइट जो है कॉर्पस्कुलर कंसिस्ट करता है स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, लाइट जो है कॉर्पस्कुलर है मतलब स्मॉल पार्टिकल है, और ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, जिसकी वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो ये बेसिक चीज़ न्यूटन बताए थे। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं हेगन्स। ये जो हेगन्स हैं वो बताते हैं वेव नेचर के बारे में। वो भी वेव में कैसा नेचर बताते हैं, ये बोलते हैं कि मतलब जब चीज़ों को देखते हैं तो देख के केवल ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसा नेचर होगा, लॉन्गिट्यूडनल। वेव दो तरीके का होगा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। तो देख के ये क्या अज्यूम करते हैं कि वेव कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में पता कैसा चलता है, ट्रांसवर्सल नेचर, कि लाइट का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है। अब ट्रांसवर्स नेचर है तो इससे कौन कौन सा फेनोमेना समझ सकते हैं हम लोग, तो इंटरफेरेंस समझ सकते हैं, डिफ्रैक्शन समझ सकते हैं, पोलराइजेशन समझ सकते हैं। तो ये सब जो फेनोमेना इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो सबसे पहले अपने पास कॉर्पस्कुलर थ्योरी का था, रेने डेस्कार्ट द्वारा उसको कंप्लीट करने वाले व्यक्ति न्यूटन। उसके बाद हेगन्स थे। हेगन्स वेव नेचर बताते हैं, वेव में भी कैसा लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैसा नेचर सामने आता है, ट्रांसवर्स, और जिसकी वजह से ये सब बेसिक फेनोमेना देखा जा सकता है। अब इसके बाद एक दो साइंटिस्ट और हैं। अब आते हैं मैक्सवेल। तो मैक्सवेल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करते हैं। जैसे लाइट के पास क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। तो ये बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट के बारे में। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़े थे, जब ये वेव है तो ये भी कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब इसके पास कैसा नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। ठीक है, और उसमें भी हम लोग स्पेक्ट्रम देखे थे, तो विजिबल लाइट भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट भी था। तो वही एक्सप्लेन कौन करता है, मैक्सवेल। उसके बाद एक आते हैं साइंटिस्ट प्लैंक। तो इनका आता है क्वांटम थ्योरी। प्लैंक का एक आता है क्वांटम थ्योरी। इसमें ये कहते हैं कि लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल है। स्मॉल पार्टिकल को क्या बोले, कॉस्पिकुलर। ठीक है, तो ये जो है कॉस्पिकुलर है, और वो साथ में एनर्जी लेके ट्रैवल करता है। वो जो स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पैकेट जो एनर्जी लेके ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो ये प्लैंक का कहना था। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, वेव ऑप्टिक्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर का, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो होगा वेव फ्रंट से। अब वेव फ्रंट क्या होता है वो समझ लिया जाए हल्के फुल्के में। वेव फ्रंट थोड़ा ऊपर कर दे। तो वेव फ्रंट ये होता है, जैसे अगर इमेजिन करो कि पानी में तुम लोग पत्थर मार रहा, खाली बैठे बैठे यही करेगा। अब मान लो कोई जा रहा है किसी लेक के सामने, कोई किसी के साथ गया, वो तो बतियाएगा। लेकिन तुम लोग जब अकेले जाएगा तो अकेले बैठ के क्या करेगा, पानी में पत्थर ही मारेगा। तो जब पानी में पत्थर मारता है
तो देखा होगा कि एक वेव जनरेट होता है सर्कल में, सर्कल के फॉर्म में। जैसे मान लो यहाँ पत्थर मारा तो वेव बनेगा कुछ इस तरीके से, पानी में दिखता होगा। तो ये जो दिख रहा है ये वाला जो सर्कल हम बनाए, इसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है गोल गोल, और उसके बाद कभी जाके आगे ख़त्म हो जाता है। तो ये जो जनरेट जहाँ से हो रहा, जनरेट कैसे हुआ, जब हम यहाँ पे पत्थर मारे तो ये जो पॉइंट सोर्स है, इसी पॉइंट सोर्स से तो जनरेट हुआ। अब ये शेप इसका क्या है, सर्कल, ठीक है। तो ये जो पाथ अपने को दिख रहा है, ये वाला सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, इसी सरकमफेरेंस को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका डेफिनेशन है, ये जो है कंटिन्यूस पाथ है, इट इज़ अ कंटिन्यूस लोकस। लोकस मतलब पाथ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। जैसे देखो अब यहाँ पे हर एक पार्टिकल्स के बारे में बात हो गया, इन अ मीडियम which vibrating in the same phase। डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, समझने के लिए आसान होता है। तो ये जो चीज़ अपने को सर्कल में दिख रहा है, इसको हम लोग बोल लेंगे कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, और किसमें, सेम फेज में। इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा फिगर वाइज भी समझ लिया जाए कि फिगर बनता कैसे इसका। तो जैसे मान लो अभी हम क्या बोले, ये पॉइंट सोर्स था, इस पॉइंट सोर्स से वेव जनरेट हुआ, ये कुछ अपने वेव जनरेट हुआ, ठीक है। हर डायरेक्शन में वेव जनरेट होगा, कुछ ऐसा हर डायरेक्शन में, ठीक है। हर डायरेक्शन में वेव जनरेट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये वाला हिस्सा ले, तो सारे का यही वाला हिस्सा ले रहे हैं। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, तो ये जो हर डायरेक्शन में वेव कुछ ऐसा ही बना होगा। अभी तो हम दिखाएं खेल चाहते हैं, लेकिन हर तरफ वेव ऐसा ही बना होगा। तो ये जो पार्टिकल का फेज हम लिए, ये देखो हर एक वेव में सेम फेज में है ये पार्टिकल। अब ये जो सेम फेज में पार्टिकल को हम ज्वाइन किए, तो ये जो पाथ अपने को बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। एक और समझो, जैसे मान लो ये ले, उस हिसाब से यहाँ पे ये ले, उस हिसाब से यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पे ये लेना पड़ेगा। अब ये जो लोकस हम लोग बनाया है मतलब अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल होगा सेम, यहाँ ये भी पार्टिकल, ये सब पार्टिकल सेम फेज में है। तो ये जो सेम फेज वाला पार्टिकल है, इसी पार्टिकल को जब ज्वाइन करते हैं तो जो अपने को लोकस मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अब हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्पीड होगा, इस वेव का जो स्पीड होगा वो किसका होगा, जितना वेव फ्रंट का स्पीड होगा। मतलब वेव फ्रंट भी तो एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है ना, तो वेव का स्पीड भी उतना ही होगा जितना वेव फ्रंट का, या फिर वेव फ्रंट का जितना स्पीड होगा उतना ही वेव का भी स्पीड होगा। तो यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं द स्पीड विद विच वेव फ्रंट मूव। तो जो वेव फ्रंट का स्पीड होगा वो कितना स्पीड होगा, इज स्पीड ऑफ वेव। तो जितना वेव का स्पीड होगा उतना स्पीड हो जाएगा वेव फ्रंट का, और वो कितना हो जाएगा, एंड इट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइट के बारे में। मतलब ये सारा कहानी लाइट रिलेटेड हो रहा है। तो लाइट रिलेटेड अगर हो रहा है तो ये भी हमको पता चल गया कि वेव फ्रंट का स्पीड किसके बराबर होगा, वेव का। और वेव का स्पीड किसने के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं वेव फ्रंट क्लियर हुआ होगा। वेव फ्रंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कि कितने तरीके का वेव फ्रंट होता है। तो थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। तो हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो 2-3 तरीके का है, तो एक एक करके सीधे सीधे एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहला अपने पास आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो हम लोग बनाए हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट था। इससे पहले जो समझे हम लोग, क्योंकि सब कहानी 3D में, और हम लोग बना तो 2D में रहे हैं, लेकिन हो तो कहानी 3D में रहा है। तो अब स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता कैसे वो भी समझ लिया जाए। तो जब कभी भी इफ सोर्स ऑफ लाइट इज़ अ पॉइंट सोर्स, जो हम लोग अभी बात किया कि जब कभी सोर्स ऑफ लाइट अगर पॉइंट सोर्स हो जाएगा द वेव फ्रंट, तो उस समय जो वेव फ्रंट बनेगा वो हो जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट।
ठीक है, अब इसको समझ भी लिया जाए कैसे। जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स है, अब इससे जो वेव निकलेगा वो कुछ ऐसा ही तो होगा, वेव फ्रंट ये तो है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये किससे बना? पॉइंट सोर्स से बना। आगे है अपने पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब होता है? जब पॉइंट जो सोर्स ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब क्या? जैसे मान लो समझने के लिए अगर बता दें, बल्ब, अगर बल्ब लेगा तो उसे क्या निकलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ट्यूबलाइट लेगा तो उसे क्या निकलेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्योंकि ट्यूबलाइट क्या है? एक तरीके का स्ट्रेट सोर्स है और ये क्या एक तरह से पॉइंट सोर्स है। तो जब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपने को देखना है तो जो सोर्स ऑफ लाइट है क्या होना चाहिए? वो हो जाएगा लीनियर। लीनियर कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन में हो जाना चाहिए। तो इस समय जो वेव फ्रंट होगा ये क्या होगा? सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, तो अगर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखना तो कैसा लेना पड़ेगा? सोर्स स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। अब स्ट्रेट में देखो कैसा हो जाएगा। जैसे मान लो ये हो गया अपने पास, यहाँ बना दे क्या, ये हो गया। अगर ये स्ट्रेट है तो यहाँ पे जो वेव निकलेगा वो हर एक, और इसको हम लोग पॉइंट कंसिडर करेंगे तो यहाँ से ऐसा वेव होगा, वेव फ्रंट। इसको भी अगर पॉइंट कंसिडर किया जाएगा तो स्फेरिकल, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट होगा। अब बहुत सारा पॉइंट होगा तो हर एक पॉइंट के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अब फिर से देखो, अब ये जो वेव फ्रंट है अपने पास, हर एक वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या शेप देखने को मिल रहा? सिलेंड्रिकल। तो इसलिए जब कभी भी अपने पास लीनियर सोर्स होगा तो वहाँ से जो वेव फ्रंट निकलता है वो कैसे निकलता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलता है। अब इसके बाद लास्ट वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट। थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब अपने पास है लास्ट में प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या होता है? तो जब कभी भी जो वेव फ्रंट है आगे की तरफ बढ़ता है तो जो उसका कर्वेचर है वो डिक्रीज होने लगता है। कहने वाला अगर सिंपल हम लोग बात कर लें, प्लेन वेव फ्रंट के बारे में बात करें तो जब सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जब रे ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो रे ऑफ लाइट क्या होता है अभी वो भी आगे समझा जाएगा। जब बहुत सारा मल्टीपल रे रहेगा, मल्टीपल मतलब लाइन रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसका डेफिनेशन के बारे में कि जो वेव फ्रंट है जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो जो उसका कर्वेचर है, अब जैसे देखो इसी में हम समझाना चाहें, अब इसमें हम कुछ ऐसा एरो बना दिए, ठीक है, लाइट रे तो ऐसे ही जा रहा होगा। तो ये जो हम बनाए, जैसे अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर प्लेन बना दें, ये प्लेन बना देंगे। अब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इसके कर्वेचर में चेंज आने लगेगा। तो ये जो कर्वेचर का चेंज है इसी किसी पर्टिकुलर समय के लिए लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। जैसे मान लो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक अलग आता, यहाँ पे देखेंगे तो एक अलग है। मतलब जो नंबर ऑफ लाइट हम पार करेंगे उसमें थोड़ा चेंजेस आने लगेगा। तो जैसे जैसे वेव फ्रंट प्रोपागेट करता है, जो कर्वेचर है वेव फ्रंट का वो डिक्रीज़ करने लगता है। तो ये जो कर्वेचर डिक्रीज़ करने लगता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? प्लेन वेव फ्रंट में, ठीक है। और ये कम देखने को मिलेगा एकदम लार्ज डिस्टेंस पे। तो जब अब लार्ज डिस्टेंस पे, जैसे मान लो सिंपल अगर हम बात कर ले, यही है अपने पास, जैसे ये है। अब हम यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनाते हैं लेकिन जैसे दूर में जाएंगे तो ये कर्वेचर में चेंज आने लगेगा। तो जब कर्वेचर में चेंज आने लगता है मतलब डिक्रीज करने लगता है तो इसके वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे रे ऑफ लाइट के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये अपने पास रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट में हम लोग क्या देखेंगे? तो रे ऑफ लाइट एक तरह से एरो बनाएंगे और ये एरो हम लोग कैसे समझेंगे? वेव फ्रंट से ही समझेंगे। तो जब कभी भी हम लोग एरो बनाते हैं वो भी एरो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो एरो बनाए परपेंडिकुलर किसके? वेव फ्रंट के। तो कोई भी वेव फ्रंट है अपने पास, उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर हम किसी एरो को बना रहे हैं और ये किधर होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, in direction of propagation of
वेव। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो जब कभी भी हम लोग एरो बनाते हैं, एरो भी कैसे बनाना, परपेंडिकुलर बनाना, परपेंडिकुलर वेव फ्रंट की, और वेव फ्रंट की इधर प्रोपागेट करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब इसको कैसे समझा जाए, तो जैसे मान लो ये अपने पास है पॉइंट सोर्स, ये हो गया एक वेव फ्रंट, ठीक है, इस पॉइंट सोर्स से एक वेव फ्रंट हो गया। अब देखो इस पॉइंट सोर्स से ये वेव फ्रंट है, अब इस पॉइंट सोर्स से जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ही जो है वो रे ऑफ लाइट है, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन्स हम ड्रॉ किए हैं इसी को हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। तो ये अपने पास क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर एरो जो ड्रॉ किया है, इसी एरो को बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। सेम कहानी अगर परपेंडिकुलर वेव फ्रंट के लिए देखा जाए, लीनियर वेव फ्रंट के लिए, प्लेन वेव फ्रंट के लिए, जैसे मान लो ये है प्लेन वेव फ्रंट। अब इस प्लेन वेव फ्रंट से जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे तो ये है प्लेन वेव फ्रंट, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है इसको हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। तो समझ आया, उम्मीद करते हैं कि कोई भी वेव फ्रंट दिया हुआ उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर हम कोई एरो को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। अब जो जनरल प्रिंसिपल होता है रे ऑफ लाइट के बारे में वो जान लिया, जब बेसिक जानकारी रे ऑफ लाइट का, तो अगला हेडिंग हो जाएगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ रे ऑफ लाइट। अब इसमें क्या क्या जानकारी मिलेगा वो देख लिया जाए। तो सबसे पहला जानकारी कि जो रे ऑफ लाइट है, कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, वेव फ्रंट के। तो एक बात तो ये हो गया कि जो रे ऑफ लाइट है और जो वेव फ्रंट है हमेशा उसमें कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। एक बात ये हो गया। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है कि अगर हम लोग दो वेव फ्रंट बना रहे हैं तो उसको जितना टाइम लगेगा वो सेम टाइम रे के लिए। जैसे मान लो अगर मान ये है और यहाँ पे वेव फ्रंट हम बना दें यहाँ पे भी, तो यहाँ से यहाँ आने में रे को जितना टाइम लगेगा सेम टाइम वेव फ्रंट को भी आने में लगेगा। तो जो टाइम लगेगा ट्रैवल करने के लिए, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर, तो ये हम बात की एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट आने में जितना टाइम लगेगा वही सेम टाइम रे में भी लगेगा। इससे अलोंग एनी रे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, उसी बेसिस पे रे ऑफ लाइट को हम लोग आगे करेंगे। अब ये तो बेसिक जानकारी हो गया। अब हम लोग चलते हैं हेगन्स प्रिंसिपल के। हेगन्स जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो क्या देखे थे कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ रहे थे, लेकिन नेचर क्या निकला था, ट्रांसवर्स। अब जब वो एक्सपेरिमेंट करे तो कुछ चीज़ों का नामकरण किए थे, वही नामकरण अपने को समझना है कि वो किन चीज़ों को कैसा कैसा नामकरण कहते हैं। तो अब अपना अगला चीज़ है हेगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। और हेगन्स प्रिंसिपल देखते हैं कितने देर में हो जाता है, उस हिसाब से फिर वीडियो को एंड कर देंगे। तो हेगन्स प्रिंसिपल का ये कहना है कि चीज़ों को फिर से फिगर बना के समझाते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स है अपने पास, ठीक है। इस पॉइंट सोर्स से एक वेव निकला जिसको हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे, ये हो गया वेव फ्रंट। इतना तो समझ आया होगा कि ये पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से एक वेव फ्रंट निकला। एक और वेव फ्रंट हो सकता है, हम लोग देखे थे ना, एक और वेव फ्रंट बन सकता है, एक और वेव फ्रंट बन सकता है। ऐसा कई सारा वेव फ्रंट बन सकता है। तो जो पहला सबसे पहला वेव फ्रंट बन रहा है, इस वाले वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। तो अब तो तुम लोगों को पता ही चल गया होगा, इसको अगर प्राइमरी बोल रहे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। इतना पता चल गया कि जो पहला वेव फ्रंट है वो प्राइमरी है, जो दूसरा है उसको सेकेंडरी। लेकिन ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता वो कैसे बनता वो समझना है कि जब कभी भी प्राइमरी वेव फ्रंट बना तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा अपने आप में एक पॉइंट सोर्स होगा, छोटा छोटा अपने आप में एक पॉइंट सोर्स होगा। ये पॉइंट सोर्स कुछ इस तरीके से बनेगा। हर एक पॉइंट सोर्स कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, हर एक पॉइंट सोर्स, ठीक है। इसमें बहुत सारा पॉइंट सोर्स है, हर एक पॉइंट सोर्स अपने आप में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ये पॉसिबल है ना।
तो यहाँ जो प्राइमरी वेव फ्रंट था अपने पास, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट था, इस प्राइमरी वेव फ्रंट में अपने आप में कई सारा सोर्स होगा, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। वो सोर्स ऑफ लाइट अपने आप में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, मतलब अपने आप में एक वेव फ्रंट बनाएगा। यहाँ कई सारा वेव फ्रंट यहाँ बन गया ना, तो ये जो सोर्स है ये अपने आप में जब वेव फ्रंट बनाया है, अब जब इस वेव फ्रंट के आउटर बाउंड्री को हम ज्वाइन करेंगे तो अपने को मिलता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ आए? देखो ये वेव फ्रंट के, ये जो छोटा छोटा वेव फ्रंट है, इसके आउटर बाउंड्री को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो छोटा छोटा डिस्टर्बेंस है, इस छोटे छोटे डिस्टर्बेंस का हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये स्टार्ट ही होता है सेकेंडरी से, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स के आउटर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ आया? एक और बार समझ लो, एक पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स से एक वेव फ्रंट बना, उस वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। उस प्राइमरी वेव फ्रंट में बहुत सारा अपने आप में एक पॉइंट सोर्स होगा, हर एक पॉइंट सोर्स कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो वो डिस्टर्बेंस ही है। ये जो डिस्टर्बेंस बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अब सेकेंडरी वेवलेट्स को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं आउटर मोस्ट पॉइंट को, तो वहाँ जो बनता है अपने पास बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ आया? ऐसे सिलेंड्रिकल के लिए हो जाएगा। जैसे मान लो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट सोर्स है, ये स्ट्रेट सोर्स से ये वेव फ्रंट जनरेट हुआ, ठीक है, इस वेव फ्रंट जनरेट। अब इस वेव फ्रंट को भी जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एक और नया सोर्स मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करने जाएंगे तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखो ये वेवलेट्स को ज्वाइन करने के बाद मिल रहा है अपने को, तो ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब इसी चीज़ को लिखना अपने को, तो अब लिखा कैसे जाएगा? तो इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो हर every point on a primary wavefront, जो भी समझे उसी को लिखना है। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड वेव्स आर कॉल्ड। तो यहाँ वाला जो वेव है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट से जो डिस्टर्बेंस की वजह से वेव बना इसका हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इसमें दूसरा पॉइंट, जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, और ये बाहर निकल रहा किस स्पीड से? विथ स्पीड ऑफ लाइट। और सब एक साथ, देखिए यहाँ फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सब एक साथ बाहर निकलेगा। अभी जो एक साथ बाहर निकलेगा तो फिर से ये एक साथ ज्वाइन होकर नया फिगर बनेगा। तो जो नया वेव फ्रंट बनेगा इसकी वजह से, जो न्यू वेव फ्रंट है एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय फॉरवर्ड टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट थी तो ज्वाइन किया इधर से, फॉरवर्ड टेंजेंट ऑफ, दिख रहा है यार, दिख ही नहीं रहा, लिखे जा रहे हैं हम, फॉरवर्ड टेंजेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स का हम लोग टेंजेंट ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से अपने को क्या मिलता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। उसका फिर ऐसे ही हर एक पॉइंट सोर्स अपने आप में पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। उसके टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो टर्सरी वेव फ्रंट मिलेगा, और उसके बाद जो हम लोग बनाएंगे वो टर्सरी वेवलेट्स बनेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये समझ आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं कि जब एक्सपेरिमेंटली ये सब, क्योंकि देखो ये एक्सपेरिमेंटली ही ये सब रिजल्ट पाया गया है, तो एक्सपेरिमेंटली ये भी पता चला कि जो इंटेंसिटी होता है वेव फ्रंट का वो प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos θ के। तो ये भी कहीं पॉइंट बना के लिख लो कि जो इंटेंसिटी है वेव फ्रंट का वो प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos θ के। और ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली पता चला। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा, और 24 मिनट हो भी गया। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो हम लोग कल कंटिन्यू दोबारा करते हैं। तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखो और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो।